हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को KVB स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 DSC पेपर चौथा का आप लोग को बी पढ़ाएंगे, जो भारत में संवाद है, और वही इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ाए जो एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आने की संभावना उस लेसन से क्वेश्चन की बहुत ही ज्यादा है। वही लेसन आपको पढ़ा रहे। आप हमारे पीछे का वीडियो उठाकर देखे होंगे DSC 3 का बी, तो एकदम जो हम पढ़ाए थे वही लेसन से क्वेश्चन आया था और इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मुझे हेल्प हो जा रहा है, ठीक है, आपका एग्जाम में। उसी को देखते हुए हम आप लोग को तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को जो DSC का एग्जाम देके आप लोग आज जो आए हैं 11 अगस्त को, और काफी अच्छा हो गया। आप कमेंट करके बताएं कि आप लोग को कितना सही हुआ और आपका इसका कितना सही हुआ कि नहीं हुआ। इसका वीडियो पीछे अपलोड हो चुका है, पीछे का वीडियो उठाकर देखे और अपना मिलाएं, आप देखिए उसके बाद मेरा कितना नंबर आएगा, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में आप लोग को बता रहे ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। जो आपका पहला लेसन है और इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है कि आने की संभावना बहुत ज्यादा है, वह लेसन है भारत में संवाद, उत्पत्ति और प्रकृति। आपको भारत बोले क्वेश्चन पूछ देगा, भारत में संवाद का अर्थ, उत्पत्ति और प्रकृति का वर्णन करें। चलिए, पढ़ाने से पहले आपको मोटिवेट करने के लिए हम एक शायरी बताते हैं, ठीक है, शायरी सुनाते हैं, उसके बाद आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जाने जाएगी, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जाने जाएगी, और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जाने जाएगी, और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जाने जाएगी। इसलिए आप लोग जबरदस्त मेहनत करें, जबरदस्त मेहनत करके आप लोग संघर्ष कठिन रखें। संघर्ष कठिन करने के बाद आप लोग की सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए आप लोग को पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। और काफी अच्छे और सरल शब्दों में आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। और आप लोग काफी सरल शब्दों में हम बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग को सारा लेसन हम लाएंगे, आप लोग टेंशन मत ले, ठीक है। एकदम सरल से भी सरल शब्दों में लाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। चलिए पढ़ाते हैं। संवाद का अर्थ आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। संवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। हम बात करें संवाद वह रूप है जो संवाद सरकार का वह रूप होता है जिसमें शक्ति का विभाजन, शक्ति का बंटवारा होता है। आंशिक रूप से किसमें शक्ति का बंटवारा था? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संवाद संवैधानिक तौर पर हम बात करें तो संवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति का साझा करता है, और संवैधानिक तौर पर शक्ति का साझा करता है, बंटवारा करता है, क्योंकि इनमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। किसमें? इसमें स्वशासन, देखिए थोड़ा सा गलत लिखा हो उसको आप सुधार लीजिएगा, लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि इनमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। आजादी के उपरांत, जो आजादी हुई थी उसके उपरांत से लेकर अब तक भारतीय संघवाद का रूप बदला है। हम बात करें जिसमें आजादी हुआ था उस समय से लेकर अब तक हम भारतीय संघवाद का रूप में काफी बदलाव किया गया, काफी बदल चुका है। भारतीय राजनीतिक में कई ऐसे परिवर्तन हुए। भारतीय राजनीतिक में बात करें तो कई ऐसे परिवर्तन हुए जिसमें संघीय प्रणाली को कई स्तरों पर प्रभावित किया गया, और जिसमें संघीय प्रणाली को कई स्तरों पर प्रभावित किया गया। इसके कारण देश में, और इसके कारण बात करें तो देश में संघवाद का अलग अलग चरण देखने को मिलता है, ठीक है। अलग अलग चरण, जैसे 1950 से लेकर 1967, 1967 से लेकर 1971, 1971 से 77, 77 से 96, 96 से लेकर 2014 तक होने वाला आम चुनावों के व्यवस्था में अमूल्यपूर्ण परिवर्तन आया, ठीक है। कब से लेकर 1950 से लेकर 2014 तक के चुनावों में व्यवस्था में चूर्ण परिवर्तन आया, ठीक है। काफी परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है। और इस चुनाव के काल के बाद को सौदेबाजी वाली संघ की संज्ञा दी जाती है। इस चुनाव के बाद जो इस चुनाव हुई थी उसके बाद जो इसको दिया गया था नाम, उस सौदेबाजी की संघ की संज्ञा दी, क्योंकि आजकल के चुनाव और पहले के चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, और इतना ज्यादा खर्च किया जाता है कि एक दल के नेता लोग अपने इतना जनता के प्रति इतना पैसा खर्च कर देते हैं। एक वोट खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, जितना निर्वाचन आयोग का जो तय सीमा रहता है उससे कई गुना ज्यादा खर्च कर देते हैं अपने चुनाव को जीतने के लिए। सिर्फ भारतीय संघ व्यवस्था के संविधान द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का जो विभाजन या केंद्रीकरण किया जाता है, उस दृष्टि से दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। हम बात करें भारतीय संघ व्यवस्था के संविधान के क्षेत्र के आधार पर जो शक्तियों का विभाजन जो बांटा जाता है वो केंद्रीकरण किया जाता है, उस दृष्टि से दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। पहला
एकात्मक शासन व्यवस्था, दूसरा संगठनात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ केंद्र की सरकार होती, संगठनात्मक शासन में केंद्र प्लस राज्य की सरकार होती। आप लोग को कोड 13 में पहले भी हम पढ़ा चुके थे, ठीक है, और काफी सरल शब्दों में पढ़ा गया। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, ठीक है। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइबर मुझे काफी मोटिवेट करता है, मुझे पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग और सरल शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं। भारत क्षेत्र और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अत्यधिक विशाल और विभिन्नताओं से परिपूर्ण ऐसी स्थिति में भारत के लिए संगठनात्मक शासन व्यवस्था को अपनाना जरूरी है। हम बात करें भारत क्षेत्र और जनसंख्या के दृष्टि से अत्यधिक विशाल है जो की जनसंख्या, ठीक है, भारत की, तो उसमें विविधताओं से परिपूर्ण यानी नियमों से परिपूर्ण ऐसी स्थिति में भारत के लिए संगठनात्मक शासन व्यवस्था को अपनाना जरूरी था। और ठीक है, जब उनकी शासन व्यवस्था को अपनाना जरूरी था उस समय संविधान के आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 में बात करते, संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत एक राज्यों का संघ है। क्या भारत एक राज्यों का संघ है? लेकिन संविधान निर्माताओं, जो संविधान निर्माता थे, उस संघीय शासन के अपनाते हैं, और संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था के है उसके दुख को दूर करने के लिए अति उत्साहित थे, और जो भारतीय संघ व्यवस्था में जो दुख थी उसको दूर करने के लिए अति उत्साहित थे। और इसी कारण भारत के संघीय व्यवस्था में एकात्मक शासन के कुछ लक्षण को अपना लिया, और इसी कारण जो एकात्मक शासन व्यवस्था में कुछ लक्षण को अपना लिया, ठीक है, अपना लिया गया। वास्तव में भारतीय संघ व्यवस्था को, और वास्तव में बात करें तो भारतीय संघ व्यवस्था में भारतीय संविधान शासन के क्षण प्रमुख रूप से एकात्मक शासन का गौण रूप से विद्वान होते हैं, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के संगठनात्मक लक्षण, भारतीय संघ व्यवस्था के संगठनात्मक शासन की प्रमुख रूप से 4 लक्षण पाए जा सकते हैं, ठीक है, जो 4 लक्षण पाए जा सकते हैं। पहला, संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा, संविधान द्वारा केंद्र सरकार और इकाई को शक्तियों का विभाजन। देख ले, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे सर्वोच्च शक्तिशाली होती है, सर्वोच्च होती है। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार के इकाइयों सरकार में शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र सरकार की जो केंद्र सरकार के साथ इकाई सरकार में भी शक्तियों का विभाजन होता है। लिखित और कठोर संविधान, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, ठीक है। हम बात करें भारत संविधान में संगठनात्मक शासन के ये सभी प्रमुख एवं महत्वपूर्ण लक्षण हैं। कौन कौन? जो 4 आपको बताएं, इसका प्रमुख एवं महत्वपूर्ण लक्षण है, ठीक है, और काफी सरल शब्दों में बता रहे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि ये लंबा चैप्टर काफी सरल भाषा में लिखकर बता रहे, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का एग्जाम में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। अब भारतीय संविधान की बात करें तो देश का सर्वोच्च कानून है। इस संविधान की व्यवस्थाएं केंद्रीय सरकार और सभी राज्य सरकारों पर बंधनकारी है। हम बात करें, इस संविधान की व्यवस्थाएं केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों पर बंधनकारी है, और किसी भी सरकार के द्वारा उल्लंघन नहीं किया सकता। और इसका संविधान की सर्वोच्चता है, जो संविधान में जो कानून लिया गया वो किसी भी सरकार द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इन देशों में कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, और इन देशों में बात करें तो संविधान से ऊपर कोई शक्ति नहीं, कुछ नहीं है, संविधान सर्वोपरि होता है। शक्तियों का विभाजन। विश्व के मध्य संगठनात्मक संविधानों की तरह भारतीय संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। कि देखिए, किसके बीच शक्ति का विभाजन किया गया है, किसके बीच किया गया है, तो संघ और राज्यों के बीच, ठीक है। संघ सूची में 100 विषय है, और संघ सूची में 100 विषय है जिस पर संघीय शासन को क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त है। जिसमें 100 विषय, जिसमें संघीय शासन के कोई आधार पर क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त है। राज्य सूची की विषयों की संख्या 61 है, और राज्य सूची की विषयों की संख्या 61 है। अगर बोल देगा कि भारत में संघवाद जो भारत में है उनकी संघ सूची की संख्या कितनी है, 100, यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनना है, और बोलेगा कि राज्य सूची की विषयों की संख्या कितनी, 61। इस विषय सामान्य परिस्थितियों में राज्य सरकारों के अधीन में है, और इस जो ये विषय है वो सामान्य परिस्थितियों में राज्य सरकारों के अधीन में है।
समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 है और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 है। बोल देगा समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितना है, तो 52। ऑब्जेक्टिव नंबर का भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, आप ध्यान देते जाइए। जिस पर केंद्र तथा राज्यों का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिस पर केंद्र प्लस राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। लिखित एवं कठोर संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और संविधान में संशोधन की दृष्टि से कठोर है। हम बात करें भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, लिखा हुआ है, ठीक है, और संविधान में संशोधन की दृष्टि से कठोर है। संविधान के देखे तो संशोधन की दृष्टि से कठोर है, क्योंकि इस संविधान में साधारण कानून बनाने की पद्धति में भिन्न पद्धति के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के द्वारा संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायालय स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है। हम बात करें तो हमारे राज्य में तो हम हाई कोर्ट है और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च होता है, सबसे शक्तिशाली होता है, ठीक है। जिस संघीय संसद या हम बात करें जिस संघीय संसद या राज्यों की व्यवस्थापकों द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त है जो संविधान के व्यवस्थापिकाओं के विरुद्ध हो। न्यायालय की जो व्यवस्था संगठनात्मक शासन के पूर्णतः अनुकूल है। संविधान के उपयुक्त व्यवस्था जो संविधान है उसके उपयुक्त व्यवस्थापिकाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संगठनात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक लक्षण अथवा भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता। भारतीय संघ व्यवस्था भारत का एक अत्यंत विशाल और विधिवत धारणा पूर्ण है। जो विधिवत जो कानून पे उसमें सर्वोच्च सत्ता रहती है, उसका विधि का अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। विभिन्नताओं पूर्ण देश होने के कारण संविधान निर्माताओं द्वारा भारत में संगठनात्मक शासन की स्थापना करना उपयुक्त समझा गया है, ठीक है। उसका स्थापना करना उपयुक्त समझ गया, अच्छा समझा गया। लेकिन संविधान निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से परिचित थे कि भारत में जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई है तब भारत की एकता भंग हो गई। जब तक माने केंद्रीय सत्ता की शक्तियां कम हो गई है तब से भारत की एकता समाप्त हो गई है, भंग हो गई है, अलग हो गई है, ठीक है। और उसे पराधीन होना पड़ा। इसके अतिरिक्त संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि वर्तमान समय से सभी परिस्थिति भी गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। राज्यों में विधित उपायों से केंद्रीय सत्ता को पहले से अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और बात करें तो विधि के द्वारा उस विधि का उपयोग से ही केंद्र सत्ता को पहले से ही अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए, ठीक है। अतः संगठनात्मक शासन को अपनाते हुए संविधान निर्माताएं ने वो केंद्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाया, ठीक है। जो संविधान निर्माता थे वो केंद्र की सरकार है उनको काफी शक्तिशाली बना दिया, ठीक है, और उचित समझा। अतः भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संगठनात्मक शासन व्यवस्था में अनेक एकात्मक लक्षण है यथा स्थान पर देखा गया है, ठीक है। और इसमें काफी यथा स्थान पर देखा गया है। इन्हें ही भारतीय संघ की विशेषताएं कहा गया, इसे भारतीय संघ का विशेषताएं कहा गया। भारतीय संविधान के एकात्मक के लक्षण, ठीक है। हम बात करें भारतीय संविधान के एकात्मक उसका लक्षण है शक्ति के विभाजन, केंद्र के पक्ष में एकही नागरिकता, संघ और राज्यों के लिए संविधान, एकीकृत न्याय व्यवस्था, संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन में समर्थन, ठीक है। संसद के द्वारा कानूनों में परिवर्तन किया जाता, कोई भी विधेयक ला सकता है। भारतीय संविधान संकट काल में एक अच्छा होता है। भारतीय संविधान जो संकट काल में उपयुक्त होता है एकात्मक में, ठीक है। सामान्य काल में भी संघीय सरकार की असाधारण शक्तियां, ठीक है। मूलभूत विषयों में एकरूपता, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा में इकाइयों के समान प्रतिनिधि नहीं, आर्थिक दृष्टि से राज्यों को केंद्र पर निर्भरता, आर्थिक दृष्टि से जो राज्य है वो केंद्र पर निर्भर रहती है। संविधान में संशोधन संघ को अधिक शक्तिशाली प्राप्त है। संविधान में संशोधन में संघ को अधिक शक्तिशाली प्राप्त है। अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। और भारतीय संघ व्यवस्था में संघीय परिषद, ठीक है। अब इसको हम विस्तार से वर्णन करें, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग टेंशन में काफी सरल भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में। भारतीय संघ व्यवस्था में भारतीय संविधान द्वारा संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया। अगर एक लेन में समझे तो एकात्मक में सिर्फ एक ही शक्ति रहती है, ठीक है।
विभाजन किया गया, लेकिन शक्ति विभाजन की इस संपूर्ण योजना में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक प्रबल। शक्ति के विभाजन का रूप केंद्र सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52। ठीक है, देखिए तो बात में केंद्र सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय है। समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार, और समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार, लेकिन इन दोनों के द्वारा निर्मित कानूनों में पारस्परिक विरोध के स्थिति में संघीय सरकार के कानून मान्य होगा, और इस प्रकार संघीय सरकार को राज्य सरकार के तुलना में अधिक शक्तिशाली प्राप्त होगा। हम बात करें जो पारस्परिक विरोध की स्थिति में संघीय सरकार जो है उसके कानून मान्य होगा। ठीक है, इस प्रकार संघीय सरकार को राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त है। ठीक है, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार की तुलना में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्राप्त है। इसके अतिरिक्त जल, थल, वायु शक्ति, रेलवे, ठीक है, मुद्रा, विदेशी संबंध आदि सभी महत्वपूर्ण विषय संघ सरकार के अधीन है। और कनाडा के संघ, जो कनाडा की संघ की तरह, ठीक है, जो कनाडा की संघ है वो एकदम काफी शक्तिशाली होती है। शक्तियां भी केंद्र सरकार को प्राप्त है। ठीक है, और इसका जो संघ है कनाडा की संघ की तरह है। ठीक है, अवशेष जो शक्तियां वो केंद्र सरकार को प्राप्त है। एक हरी नागरिकता, भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है, वरन एक ही भारतीय नागरिकता को व्यवस्था है। एक हरी नागरिकता की व्यवस्था भारत की एकता को बनाए रखने की दृष्टि से अधिक उचित होते हैं। ठीक है, असंगठनात्मक शासन के सिद्धांत के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। हम बात एक ही नागरिकता, तो आपको आप कहीं भी रहिए भारत राज्य में तो आपको सिर्फ एक ही नागरिकता मिलेगी, वैसी को बोलते हैं एक ही नागरिकता। संघ और राज्य के लिए एक संविधान। साधारणतः बात करें साधारण शब्दों में, संगठनात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों के संविधान संघ से पृथक होते हैं और राज्यों के संविधान संघ से पृथक होते हैं, लेकिन भारत में भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ के संविधान के साथ साथ राज्यों के संविधान की भी सम्मिलित होती है। ठीक है, एकीकृत न्याय व्यवस्था, भारतीय संघ में अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया संघ की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था कराने के स्थान पर न्यायालय को बहुत अधिक सीमा जो उसका जो बहुत अधिक सीमा है कराते हैं सीमा जो बहुत न्यायालय की बहुत अधिक सीमा एकीकृत किया गया। ठीक है, तक सीमित किया गया। राज्यों की उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की शाखाएं और राज्यों के उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की शाखाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय को उन उच्च न्यायालयों पर व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है और उच्च न्यायालय को निर्माण तथा संगठन संघीय सत्ता के द्वारा किया जाता है। दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय देश के देखिए सर्वोच्च न्यायालय थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय देश के संपूर्ण के शिखर में यहाँ थोड़ा सा गलत है, ठीक है, शिखर पर स्थित है और यह संघीय न्यायालय ही नहीं वरन सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय भी है, ठीक है। जो 5वां पॉइंट है संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के समर्थन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि उसके द्वारा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि किया जा सकता है। राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। 2 या 2 राज्यों को मिलाकर एक नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकता है। देखिए संसद के बहुत पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, बहुमत उसके बाद पारित होगा, वो संसद काफी शक्तिशाली होता है, ठीक है। अब वीडियो लंबा हो रहा है प्यारे दोस्तों, ठीक है, आप लोग टेंशन मत रहे, काफी सरल शब्दों में बता रहे हैं। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे। इतना लंबा इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि कभी 20 नंबर का पूछ देता है क्वेश्चन, कभी 15 नंबर के पूछता है। आप थोड़ा सा लिखिएगा, 2-3 पॉइंट लिखिए तो नंबर क्या देगा एग्जामिनर, ठीक है। इसलिए आप लोग पॉइंट को याद कर लिए, एकदम सरल शब्दों बता रहे, ठीक है। आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद बहुत ही जल्द आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे जो एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान संकट काल में एकात्मक। भारतीय संघ व्यवस्था में बात करें तो संगठनात्मक व्यवस्थाएं शक्ति काल और संकट काल दोनों में ही संगठनात्मक बनी रहती है, लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि सामान्य काल में संगठनात्मक बना रहेगा और सामान्य काल में जो है वो संगठनात्मक बना रहेगा, लेकिन संकट के समय इसे बिना किसी प्रकार के औपचारिक संशोधन के बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार के औपचारिक संसाधनों के एकात्मक व्यवस्था का मूल्य
जो एक एकात्मक व्यवस्था के मूल रूप में किया जा सकता है। संकट काल की घोषणा क्रियाशील रहने का समय संघीय सरकार द्वारा सूची के विषयों पर भी कानूनों निर्माण किया जाता है। बात करें तो इसमें संकट काल घोषणाओं के क्रियाशील रहने के समय ही संघीय संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है और संघीय शासन के द्वारा राज्य सरकारों को उनके निश्चित क्षेत्र में भी आवश्यक निर्देश दिया जा सकता है। इस प्रकार संकट काल में राज्यों की स्वतंत्र का इस प्रकार हम बात करें तो संकट काल में राज्यों को स्वतंत्रता का पूर्ण अंत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका ये पूरा खत्म हो गया। इतना ही आपको बताया। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ये आपका ज्यादा टॉपिक नहीं बता रहे, आप लोग को ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, जितना बताया उतना पढ़ लीजिएगा, काफी सरल शब्दों बता रहे। ठीक है।